हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 13, और जिसमें हमारा जो तीसरा टॉपिक आपके केमिस्ट्री का दिया गया है, पदार्थ के पृथक्करण की विधियाँ, इसके बाद धातु अधातु, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का एक टॉपिक दिया है अणु एवं परमाणु क्या होते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत बड़ा होता है, और यदि आपको आवर्त सारणी का ज्ञान हो चुका है तो आप आसानी से अणु और परमाणु को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप सारी क्लासें देख लें केमिस्ट्री वाली। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या कहलाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। फिर हमने आपको आवर्त सारणी के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी थी। रासायनिक संकेत, सूत्र और समीकरण हमने पढ़ लिए हैं। तो जिसने भी ये सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले इनको आप देख लें, क्योंकि ये क्लासें जो हैं एक दूसरे से रिलेट रहती हैं। जैसे आप अणु पढ़ेंगे या परमाणु तो आपको बार बार तत्व का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप जब तत्व को जानेंगे तब तो आप अणु और परमाणु को जान पाएंगे। तो हमने पढ़ा था, जब हमने तत्व पढ़ा था, कि जो तत्व होते हैं इसका जो अवयवी कण होता है, जो इसका निर्माण करते हैं तत्व का, वो आपके अणु या परमाणु होते होंगे। तो अब इनके बारे में पढ़ने से पहले आपको तत्व और जो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, आपकी आवर्त सारणी, धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, और इनके यौगिक भी आपको बता दिए हैं, रासायनिक सूत्र, संकेत वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले इनको देख लें। ठीक है, और ये जो आपके टॉपिक है मैथ और साइंस दोनों के लिए ही कंपलसरी हैं। और अब कुछ कमेंट्स आते हैं कि जो क्या मैथ है उसमें भी आपके जो टॉपिक हैं क्या इतने ही डीप में पढ़ने पड़ेंगे। तो हाँ, बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जो मैथ वाले हैं उनके लिए केवल आसान आसान क्वेश्चन पूछ ले, नहीं। तो आपको डीप में जाकर तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप में पूछे जाते हैं। आपने वर्ग 3 से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो फिर तो ये आपकी क्या है, पात्रता परीक्षा है। तो यदि इसे क्वालिफाई करना है तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, आप अच्छे से तैयारी करते चलें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा अणु एवं परमाणु, तो इसमें केवल हम आज परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉन क्या होते, प्रोटॉन क्या होते, न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बोरबरी का जो सिद्धांत है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत इन्होंने जो दिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, तो गामा किरणें, एक्स किरणें वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, या फिर इसके बाद आपसे पूछ लेता है परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है। तो हमने तत्व पढ़े हैं, और तत्वों में पढ़ा है कि तत्व, प्रत्येक तत्व का एक तो परमाणु संख्या होती है और एक परमाणु भार होता है। तो ये कैसे निकाले जाते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन यही कि परमाणु आखिर होता क्या है। तो परमाणु जानने से पहले आप कुछ जो विद्वान रहे जिन्होंने परमाणु के बारे में खोजें करी, उनके बारे में जानना पड़ता है। तो ये जो है सारे जो फैक्ट यहाँ पर लिए हैं, ये आपकी NCERT आपने देखी होगी बुक, आपके क्लास 9th का चैप्टर 3 है, दिया गया है। ठीक है, तो वैसे तो आपके पास में बहुत सारा मटेरियल होता है, तो पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन समझ भी आना चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले जॉन डाल्टन के बारे में। कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि जो जॉन डाल्टन है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इनका जन्म कब हुआ, फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जो जॉन डाल्टन है इनका जन्म 1766 में कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। अब आपको थोड़े जो कहीं कहीं पर मिसप्रिंट हो जाता है तो उस पर कमेंट्स नहीं करने हैं, आप समझदार हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की, तो आप इतना तो समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ, 1766 में हुआ। कहाँ हुआ, इंग्लैंड के एक गरीब, और परिवार कौन सा था, जुलाहा परिवार। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है इनके बारे में। जब ये 12 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1713 में, ये भी पूछ सकते हैं कि जॉन डाल्टन के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, तो ये कथन के रूप में आपको दे सकते हैं ऑप्शन। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया, और सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो पूछता है कि जो जॉन डाल्टन है इन्होंने परमाणु सिद्धांत कब दिया, तो 1808 में दिया। अब आप देखेंगे आपकी जो लूसेंट बुक होती है उसमें ये 1813 करके दिया गया है। ठीक है,
तो आप ऑप्शन पर देखेंगे कि ऑप्शन क्या पूछा है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में 1808 ही दिया है, जो द्रव्यों की अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब आप कहेंगे ये द्रव्य क्या होते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। आपके द्रव्य क्या कहलाते हैं, पदार्थ क्या कहलाती हैं। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता दें कि द्रव्य जो होता है उसका एक क्या होता है, एक भार होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें आकर्षण बल होता है। और संसार की हर वस्तु जो होती है वो क्या होती है, एक द्रव्य होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हो या ना दिखाई दे रही हो, ठीक है। प्रत्यक्ष की बात करें, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर टेबल, तो टेबल क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया मानव जिस जगह पर खड़ा है, तो वो क्या है, मानव द्रव्य है, ठीक है, जो स्थान भी घेर रहा है, आकर्षण की शक्ति भी होती है और इसका भार भी होता है। इसके बाद ये तो प्रत्यक्ष चीज़ें हो गई। अप्रत्यक्ष में जैसे कह दिया वायु, तो वायु हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हम महसूस करते हैं, तो ये भी क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया, 1808 में। और यह जो सिद्धांत है यह द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब देखते हैं, ये बाद की बात है कि इनके सिद्धांत को पूर्ण रूप से सहमति नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई, तो ऐसा था कि उस समय जितनी चीज़ें थीं उसी के आधार पर इन्होंने परमाणु सिद्धांत दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं आखिर परमाणु होता क्या है, एटम होता क्या है। अब आप कहेंगे पहले अणु क्यों नहीं पढ़ा, परमाणु क्यों पढ़ा, तो आपको बता दें कि जो सबसे हमारे ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो छोटे छोटे कण जो हमें सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें अपनी आँखों से भी दिखाई नहीं देते। तो यदि आपसे पूछता है कि संसार का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो वो आपका परमाणु होता है। और परमाणुओं से मिलकर ही आपके अणु बनते हैं। इस कारण पहले हमें सबसे बारीक चीज़, छोटी चीज़ को जानना चाहिए, इसके बाद हम अणु को पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु अर्थात किसी पदार्थ या तत्व, अब हम आपको बार बार नहीं बताएंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते, पहले लेक्चर आप जाकर देख लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो किसी पदार्थ या तत्व, अब पदार्थ में आपके तत्व भी आ सकते हैं और यौगिक भी आ सकते हैं, ठीक है, और मिश्रण भी आ सकता है। तो यहाँ कहा है कि किसी पदार्थ यानी तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये इतना सूक्ष्म होता है, जब हम देख ही नहीं पाते तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र अवस्था में है कि नहीं है। तो बहुत ही सूक्ष्म कण, जैसे आप कभी आपके कमरे से एक छोटा सा, जैसे मान के चलिए एक छिद्र होता है, तो उसमें से यदि सूर्य की रोशनी आपके या सूर्य का जो प्रकाश है वो आपके कमरे में आ रहा है, तो आप वहाँ पर कुछ बारीक बारीक से धूल के कण उड़ते हुए देखते होंगे, तो वही आप परमाणु मान सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि किसी तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। आपने क्या ऐसा देखा कि एक कण जो है वो एक जगह पर टिक कर टिक गया है, तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्वान रहते हैं, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो ये तो हुई आपकी बुक की परिभाषा, ठीक है। अपने शब्दों में भी अभी हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पर जो डाल्टन थे, डाल्टन ने क्या कहा था उस समय कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, मतलब इतना छोटा कण है जो इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। तो इन्होंने कह दिया था कि जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य है। परंतु आधुनिक आविष्कारों से यह ज्ञात हो चुका है कि परमाणु भी सूक्ष्म कणों से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य हैं। देखो क्या था कि जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने कह दिया कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन इनके बाद जो अन्य विद्वान आए, जो अन्य दार्शनिक आए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। और जो परमाणु है वो सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। तो इन्होंने ये कण बता दिए कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। इस कारण से परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। लेकिन आपके जो डाल्टन थे उन्होंने अविभाज्य माना था, ठीक है। फिर देखते हैं कि किसी तत्व के, तत्व जो है वो किससे बना होता है आपका, जैसे मान के चलिए तत्व में हमने ले लिया यहाँ पर आपका, जैसे कार्बन ले लिया, तो कार्बन क्या है, एक आपका तत्व है, आवर्त सारणी का आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तत्व है, इसके जो तत्व है ये जो कार्बन, ये किससे बना हुआ है, तो परमाणु के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें आपका परमाणु भी आ गया, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि आपका परमाणु इससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो किसी तत्व के सभी परमाणु समरूप सादृश्य होते हैं। जैसे कह दिया कार्बन, तो कार्बन में जितने भी परमाणु होंगे वो केवल कार्बन के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन में आपके एल्यूमिनियम के परमाणु आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किसी तत्व के सभी परमाणु समरूप और
सादृश्य होते, एक जैसे होते। जैसे कार्बन में, कार्बन के मान के चलिए कि जो कार्बन है हमने लिख दिया C6, ठीक है। तो कार्बन के यहाँ हमने बता दिया कि 6 परमाणु हैं, तो इसमें जो 6 परमाणु हैं वो एक जैसे होंगे, समरूप होंगे और सादृश्य मतलब एक जैसे दिखाई भी देते होंगे, किंतु वे दूसरे तत्व के परमाणुओं से बिल्कुल भिन्न होते। जैसे कार्बन के अलग आकृति, अलग आकार के हैं, लेकिन यहीं पर यह एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो हो सकता है कि इसके परमाणु बिल्कुल इससे अलग हों, तो होता ही है, हो क्या सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेंगे कि प्रत्येक तत्व के सभी परमाणु समरूप और सादृश्य होते, एक तत्व के, ठीक है, लेकिन किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते। जैसे कार्बन के हैं तो ये तो इसके सभी परमाणु समान सादृश्य होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम से तो कैसे होंगे, अलग। फिर कह दिया एल्यूमिनियम के तो इसके तो समान और समरूप होंगे, लेकिन ये कार्बन से भिन्न होंगे। तो एक तत्व की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक तत्व के परमाणु का भार भी दूसरे तत्व के परमाणु के भार से भिन्न होता है, बिल्कुल होता है। मान के चलिए कार्बन का जो परमाणु भार है, मान के चलिए वो हमने यहाँ पर जैसे इसका जो परमाणु क्रमांक 6 तो 12 मान लें, ठीक है। तो इसका जो परमाणु भार है वो 12 है। इसी तरह से हमने जैसे कह दिया सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जो परमाणु भार है 23 होता है। तो यही तो यहाँ पर कहा गया है कि एक तत्व के परमाणु का भार दूसरे तत्व के परमाणु के भार से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। नेक्स्ट, उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया है कि हाइड्रोजन के सभी परमाणु तो कैसे हैं, समरूप और सादृश्य हैं, और कार्बन के परमाणु भी समरूप और सादृश्य हैं। तो ये तो एक तत्व की बात हुई, ये भी एक तत्व की, किंतु हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से कैसे होंगे, भिन्न होंगे। तो ये आपके कथन के रूप में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है, कहेगा कि हाइड्रोजन के सभी परमाणु समरूप और सादृश्य होते हैं, कार्बन के सभी परमाणु समरूप और सादृश्य होते हैं। तो क्या हाइड्रोजन और कार्बन के सभी परमाणु समरूप और सादृश्य होंगे, तो नहीं, एक तत्व के ही परमाणु समरूप और सादृश्य होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, डाल्टन द्रव्य को एक अविभाज्य कण माना, द्रव्य कह दें या फिर परमाणु कह दें, क्योंकि संसार की प्रत्येक जो पदार्थ है वो किससे बना है, परमाणुओं से बना है। तो इन्होंने माना था कि जो आपके परमाणु हैं या जो द्रव्य हैं या जो पदार्थ हैं या जो तत्व हैं वो क्या हैं, अविभाज्य कण हैं, जिसे इन्होंने क्या कह दिया था कि जो अविभाज्य कण है वो परमाणु हैं। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। अभी रासायनिक संयोजन क्या कहलाता है, तो मान के चलिए यहाँ पर हमारा है कार्बन, क्या है, जैसे सॉरी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बेस्ट देंगे, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है इसको वैसे ही हम कैसा लिखते, ये तो नाइट्रोजन है, लेकिन हम लिखते तो इसको N2 है। तो यहाँ पर कहा कि जो नाइट्रोजन है वो संयोजन, रासायनिक संयोजन मतलब इसमें नाइट्रोजन के 2 अणु जोड़ करके आपका नाइट्रोजन देते हैं, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं N2। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है और इसी को इन्होंने परमाणु नाम दे दिया था। और इनका जो ये सिद्धांत था, इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया वो किस पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या करता है। ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात की भी व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित अनुपात का मतलब है जैसे जल के जो अणु हैं H2O, तो इसमें निश्चित अनुपात है इसका, और ये आपका यौगिक कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात इनमें जो अनुपात है वो 2:1 का होगा, जो कि निश्चित अनुपात होता है। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, अब द्रव्य में आपके चाहे तत्व हों, चाहे यौगिक हों या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, परमाणु। तो क्वेश्चन बनेगा कि तत्व बने होते हैं अणुओं से, परमाणुओं से या फिर किससे, तो जो है सूक्ष्म अणुओं से मिलकर के क्या बने होते, सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर के आपके तत्व यौगिक बने होते हैं। फिर पूछते हैं कि जो अणु हैं वो क्या होते हैं, तो जो परमाणु हैं उन्हीं से आपके अणु का निर्माण होता है। तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना किस प्रकार से की गई है, ये देखिए। इन्होंने कहा है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित हैं, बिल्कुल हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। लेकिन आपके जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभी हम जब इसके बाद का जो लेक्चर लाएंगे उसमें अणु के बारे में सारी जानकारी देंगे, तो वहाँ पर देख लेंगे। अभी बस याद रखें आप कि जो द्रव्य है परमाणुओं से निर्मित है और
ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकते क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये एक जगह पर टिक करके नहीं रह पाते। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, ये किसने कहा है? आपके डाल्टन ने कहा है। जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश, ये कहा था और यही इनका कथन गलत साबित कर दिया गया है। ठीक है, अन्य जो विद्वान आए उन्होंने कह दिया कि जो आपके परमाणु हैं वो भी विभाज्य हैं, वो मूल कणों से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह से। ठीक है, फिर दिया है दिए गए तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होते। प्रत्येक तत्व का क्या होता है? एक परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इन्होंने कहा कि जो तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के परमाणु का जो द्रव्यमान है और जो रासायनिक गुणधर्म है वो समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जब समान नहीं होते तो कैसे होते होंगे? भिन्न होते होंगे। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। और अगला पॉइंट है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये तो कहा था आपके जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में। तो इतनी चीज़ें जॉन डाल्टन के बारे में याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, जुलाहा परिवार में हुआ। कब हुआ ये याद रखेंगे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, कब दिया और इन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया। अब हम देखते हैं परमाणु क्या है अपनी भाषा में। तो पदार्थ में आपके तत्व, यौगिक, सारी चीज़ें आ जाती हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आपने एक मकान देखा होगा, तो मकान जो होता है उसमें ईंट तो लगी है, ये तो सबको पता है, ईंट लगी है आपकी, सीमेंट लगी है आपकी, ठीक है, और अन्य चीज़ें भी लगी होती हैं। तो जिस प्रकार मकान जो है इसकी रचनात्मक इकाई एक रेत का छोटा सा कण होता है। क्या होता है? रेत का इतना छोटा कण कि जो इन सारी ईंटों को जोड़ता हुआ चला जाता है। उसी प्रकार सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई है, संसार की जितनी भी वस्तु निर्मित हुई है वो किससे बनी है? परमाणु से बनी है। तो हमने आगे देखते हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे, परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। यह किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में हम रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बनती है। जिस तरह से हम रेत के कणों को ईंट पर जमा कर एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और आपकी बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है, उसी तरह से प्रत्येक पदार्थ जो है यदि उसे बनाना है तो छोटे छोटे कणों को हम एक के ऊपर एक जमाते हुए चले जाते हैं। अब आपको बता दें कि जो आपके परमाणु होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति ही एक परमाणु जितने छोटे बारीक कण से हुई है। अब देखते हैं परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है। क्वेश्चन बनता है तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं हमारे जब हमने इकाइयाँ पढ़ी थी, लंबाई, द्रव्यमान वगैरह मापने की इकाइयाँ, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर बराबर यदि आपसे पूछ ले तो ये होता है 10⁻⁻⁹ या फिर पूछ सकता है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10⁹ नैनोमीटर। तो त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु की नैनोमीटर को। अब यहाँ दिया है कि जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है तो हमें यहाँ पर ये है कि जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है तो हम फिर इसके बारे में सोचते ही क्यों हैं? तो सोचना इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमारा जो पूरा विश्व है वो किससे बना है? परमाणुओं से ही बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते फिर भी वह विद्यमान होते हैं। जब हमने हिग्स बोसॉन नामक कण पढ़ा था ब्रह्मांड में, तो आपको वहाँ पर बताया था कि किस तरह से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। एक बारीक सा जो छोटा सा कण था उसमें विस्फोट हो जाता है, महाविस्फोट थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। अब जैसे कहीं लिख दिया कार्बन, या फिर हम इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे हमने CO लिख दिया, ये कोबाल्ट हो गया। और इसी को यदि हम ऐसा लिख दें कि C और ये बड़ा O बना दें तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो हमें इनके जो संकेत हैं वो भी जानना पड़ते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट, मतलब इन्होंने बताया था किसके बारे में, कि जो तत्व हैं आपके 118 तत्व वर्तमान में है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी है, तो उसमें बताया डाल्टन ने कि जो तत्व हैं उनका प्रयोग और प्रतीक अत्यंत विशिष्ट अर्थ में इन्होंने किया है। कैसा? देखिए,
उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, मात्रा बताता था तत्व की, ठीक है। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट है बर्जीलियस आए। इन्होंने कहा कि तत्वों के ऐसे प्रतीकों का इन्होंने सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। बर्जीलियस ने क्या बताया कि जैसे हमें किसी तत्व को प्रदर्शित करना है तो उसका एक नाम होगा, और वो नाम जो है वो या तो एक अक्षर में होगा जैसे कार्बन हो गया, या फिर आपका दो अक्षरों में हो गया जैसे एल्यूमिनियम, या अन्य तत्व होंगे। फिर देखते हैं प्रारंभ में तत्वों के नाम की जो व्युत्पत्ति है उन स्थानों के नाम से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। तो अब आप कहेंगे कि आवर्त सारणी में इतने सारे तत्व हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये कैसे संभव हो पाया। तो जो तत्व हैं जहाँ से मतलब इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, जैसे मान के चलिए एल्यूमिनियम है तो वहाँ का कोई स्थान रहा होगा तो उसी के नाम पर इसका नाम एल्यूमिनियम रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से तो जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए, मान के चलिए जो एल्यूमिनियम है सर्वप्रथम आपका मान के चलें उड़ीसा में पाया गया तो इसका नाम उड़ीसा के किसी नाम के साथ रख दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे दिया है कॉपर। कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, किससे हुआ, साइप्रस से। कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से लिए गए हैं, जैसे जो स्वर्ण है, स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है। स्वर्ण का अर्थ होता था पीला, तो उसी कारण से जो स्वर्ण है उसका नाम ले लिया गया रंग से। नेक्स्ट है IUPAC, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम और प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो ये पिछली बार क्वेश्चन बना था आपका, IUPAC का फुल फॉर्म भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया था कि मात्रकों और प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली वैज्ञानिक संस्था कौन सी है, तो वो IUPAC है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के मतलब इसमें क्या बताया कि जो अधिकतम तत्व है मतलब आवर्त सारणी के अधिक से अधिक जो तत्व हैं उनमें अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने हैं, बिल्कुल बने हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में, जैसे एल्यूमिनियम लिखना है तो यहाँ पर IUPAC में ही बताया गया है कि पहले अक्षर को बड़े मतलब अल्फ़ाबेट जो होते हैं आपके, पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल और दूसरा अक्षर कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा, छोटा होगा। एल बना दिया तो ये एल्यूमिनियम हो गया। ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा कि ए और एल लिख दें या फिर छोटा ए बना दें और एल बना दें, तो ये भी गलत है। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पहला अक्षर आपका बड़ा होगा, अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होगा और दूसरा होगा स्मॉल। जैसे हाइड्रोजन तो ये तो केवल इसमें एक अल्फ़ाबेट होता है तो एच बड़ा अक्षर लिख दिया। जैसे एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम में दो हैं तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, ना कि ऐसा लिखेंगे। फिर कोबाल्ट तो कोबाल्ट में यदि हम ऐसा लिख दें CO तो ये तो आपका कोबाल्ट है, लेकिन यदि ये लिख दिया दोनों अक्षर बड़े लिख दिए तो ये फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है जो दम घोंटू गैस होती है, जो हमारे मोटर वाहनों से निकलती है, जिसे शहर का प्रदूषक कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे कह दिया क्लोरीन तो क्लोरीन में दो अक्षर हैं, एक तो क्लोरीन C से शुरू हो रहा है और L ले लिया क्लोरीन का। जिंक जो है वो ZN से। नेक्स्ट है अन्य तत्वों या प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं उनके नामों से बनाया गया है। जैसे लोहा, आयरन का प्रतीक होता है Fe, उसका लैटिन नाम क्या था, फेरम, इसी से व्युत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये होते हैं आपके जो तत्व हैं उनके प्रतीक की किस किस तरीके से इनको लिखा जाता है। एक प्रकार प्रतीक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या परमाणु की संरचना कैसी होती है, आपकी जो परमाणु है वो कैसे बने हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्राचीन काल से ही दार्शनिक मानते रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, बिल्कुल, परंतु इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था। फिर सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। आपके जो NCERT है वहाँ 1808 दिया है कि 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, लेकिन आपकी लूसेंट में 1803 दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से बना है जिसे परमाणु कहा। डाल्टन ने उस समय बताया कि परमाणु किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा विभाजन नहीं, मतलब इन्होंने बताया था कि ये अविभाज्य हैं, परंतु आगे चलकर परमाणु का विभाजन भी हुआ और विभाजक कणों को पदार्थ का मौलिक कण कहा गया। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं इनको क्या कहा गया, पदार्थ का मौलिक कण कहा गया। अर्थात जो आपका परमाणु होता है वो इनसे निर्मित होता है, मौलिक कणों से, ठीक है। अब ये मौलिक कण क्या होते हैं तो आइए देखते हैं।
फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, तो मूल कण वे कण हैं जिनकी संरचना किसी और कण से नहीं हुई है। मतलब ऐसा माना जाता है जैसे हमारा जो हिग्स बोसॉन कण था उससे आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो उसे पृथ्वी का ब्रह्मांड का मौलिक कण मान लिया था। उसी तरह से जो परमाणु हैं इनकी जो उत्पत्ति में जो भाग लेते हैं वो मूल कण कहलाते हैं, और जो मूल कण होते हैं वो अन्य किसी चीज से नहीं बने होते हैं, वो संसार में एक ही होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मूल कण क्या होते हैं, वे कण होते हैं जिनकी संरचना किसी और कण से नहीं हुई है और जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। सन 1932 ईस्वी से पूर्व तक, मतलब 1932 से पहले क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही केवल मूल कण हैं जिनने आपके परमाणु की संरचना बनाई है। लेकिन 1932 ईस्वी में चैडविक आए और इनके द्वारा न्यूट्रॉन नामक आवेश रहित, मतलब प्रत्येक जो आपका मूल कण होता है उस पर कुछ ना कुछ आवेश होता है, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा या उदासीन होगा। तो इन्होंने जो चैडविक हैं 1932 में आए और इन्होंने न्यूट्रॉन नामक आवेश रहित कण की खोज की। तो इनकी संख्या मूल कणों की कितनी हो गई 1932 के बाद, 3 हो गई। पहले कितने थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही थे। इसके बाद मूल कणों की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और वर्तमान में जो मूल कणों की संख्या है लगभग 30 के ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन हमें इनमें से जो मूल कण पढ़ने हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और फिर एक दो और पढ़ लेंगे, पॉजिट्रॉन क्या होता, फोटोन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं मूल कण जो हैं। आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन में देगा परमाणु का निर्माण करने वाले मूल कण होते हैं, या फिर अन्य ऑप्शन। तो याद रखिए कि ये आपके मूल कण होते हैं किसका, परमाणु का निर्माण ही करते हैं। मतलब एक जो परमाणु होगा, परमाणु किससे बना होगा, इन सारी चीज़ों से। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो पहली बात तो यही याद रखेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार के मूल कण हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आपको खोज याद रखनी है कि किसकी खोज किसने और कब की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की थी, और कब की थी, 1897। रट लो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही है। इलेक्ट्रॉन की खोज, इसको कोई ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी, और जे थॉमसन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। अब इस पर आवेश कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन होता है तो इस पर ऋण आवेश पाया जाता है, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। अब आप कहेंगे ये कक्षाएं क्या होती हैं, तो प्रत्येक तत्व जो है उस का क्या होता है, एक नाभिक होता है। मान के चलिए ये नाभिक है, तो इसकी कक्षाएं होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि नाभिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस पर आवेश कौन सा होता है, तो इस पर ऋणावेश होता है, याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे। पूछता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इस पर कितना कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो ये याद रखेंगे आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इस पर क्या होता है, आपका कूलाम्ब ऋणावेश होता है। फिर दिया है इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान या भार कहें तो इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, और यह एक स्थायी मूल कण है। कैसा है, स्थायी मूल कण है। तो इतने पॉइंट इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखिए। इसकी खोज कब की गई, तो सन 1897 में जे थॉमसन ने, आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इस पर आवेश कितना होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, और मूल कण कैसा है, स्थायी है। अब देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज सन 1896 में किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। यह एक धनात्मक, मतलब इस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, और ये परमाणु के नाभिक में रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन देगा प्रोटॉन, देगा न्यूट्रॉन, फिर देगा दोनों, या फिर कहेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि आपके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर दिया है कि इस मूल कण का जो नामकरण है, नामकरण पूछ लेता है तो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अभी रदरफोर्ड कौन है, इनके बारे में अभी हम आगे चल के देखेंगे। इस पर कितना आवेश होता है, तो वही सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम ऋणावेश होता है। द्रव्यमान कितना होता है,
तो द्रव्यमान याद रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यह भी कैसा है, एक स्थायी मूल कण है, तो ये भी याद रखेंगे सारी चीज़ें। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज अभी आपको बताया था 1932 में चैडविक ने की थी। यह एक आवेश रहित, मतलब इस पर ना तो धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है, कैसा है, आवेश रहित मूल कण है। तो क्वेश्चन पूछता है आवेश रहित मूल कण कौन सा होता है, तो वो आपका न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन भी आपका कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन की तरह नाभिक के केंद्रक में स्थित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान, मतलब जितना द्रव्यमान आपकी प्रोटॉन का है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इतना ही होता है। ये याद रखना वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह एक अस्थायी मूल कण है, मतलब जो है ये स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे थे, स्थायी मूल कण थे, लेकिन आपका जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी है। इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है। अब जो न्यूट्रॉन होते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। जो बमबारी टाइप की घटनाएं होती हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में भी किया जाता है। तो जब हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था कि ईंधन जो होता है नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, तो वहाँ आपको नाभिकीय संलयन विखंडन के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जो मूल कण है, जहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आपका पाई मैसान से क्वेश्चन बन गया था, तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज भी 1932 में हुई थी। और किसने की थी, एंडरसन ने की थी। यह एक धनावेशित मूल कण है, मतलब इस पर क्या होता है आपका प्रोटॉन की भांति धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान जो इसका आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का है उतना ही आपके पॉजिट्रॉन का होता है। इस कारण से पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। तो पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहलाता है, ऑप्शन था पॉजिट्रॉन या फिर आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो है इसका जो आवेश है वो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या कहलाता है, न्यूट्रिनो जो है इसकी खोज की थी 1930 में पाउली ने। और यह द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है, मतलब इस पर ना तो द्रव्यमान होता है ना ही इसका क्या होता है, आवेश होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो। इनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट है पाई मैसान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। इसकी खोज 1935 में एच यूकावा ने की थी। यह दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पाई मैसान और ऋणात्मक पाई मैसान। यह एक अस्थायी, तो याद रखना है कौन कौन से आपके अस्थायी मूल कण हैं। तो एक तो आपका हो गया न्यूट्रॉन और एक हो गया आपका पाई मैसान। इसका जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 271 गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोटोन। फोटोन ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। तो याद रखेंगे, पूछेगा ऊर्जा के बंडल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन। तो फोटोन जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण मूल कण से हुआ है। तो पूछेगा सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण किस मूल कण से हुआ है, फोटोन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से। तो किससे हुआ है, फोटोन से। इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है। नेक्स्ट है नाभिक। नाभिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग है जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और लगभग सभी द्रव्यमान संकेंद्रित होते हैं, वो परमाणु का नाभिक कहलाता है। तो मान के चलिए कार्बन का एक परमाणु है, मतलब होते बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हम यहाँ आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि मान के चलिए ये परमाणु है और इसका एक क्या है आपका केंद्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है आपका, एक तो होता है आपका न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। और इसकी ये विभिन्न कक्षाएं होती हैं। तो इन कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, आवेश रहित होता है। प्रोटॉन पर आपका क्या होता है, धनावेश होता है। फिर दिया है नाभिक की त्रिज्या पूछ लेता है। तो त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। अब दिया है नाभिक का घनत्व, डेंसिटी, परमाणु के घनत्व से कितनी अधिक है। पिछली बार एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी बना था, तो वो 10 के ऊपर 12 की घात गुना अधिक होती है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान पूछ लेगा कहाँ पर स्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। इसका कारण जो है नाभिक काफ़ी सघन, मतलब किसके कारण, परमाणु द्रव्यमान पूरा नाभिक में होने के कारण जो नाभिक है वो काफ़ी सघन और दृढ़ होता है।
नेक्स्ट है परमाणु नाभिक की रचना किससे हुई है? तो परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुई है। अब देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। नाभिक पढ़ लिया, आप समझ गए कि परमाणु का नाभिक किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ उसमें होती है, चक्कर कौन लगाता है विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है। अब देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। फर्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत इन्होंने दिया है। अब 1911 ईस्वी में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया। इन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने तो बताया डाल्टन ने कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जो रदरफोर्ड हैं इन्होंने अंदर की चीज़ों का अध्ययन किया। क्या किया कि जो परमाणु का नाभिक है वो किस तरीके से व्यवस्थित होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, तो इन्होंने नाभिकीय सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। नेक्स्ट है थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत परमाणु का स्वरूप जो था अस्वीकार करते हुए, मतलब इनसे पहले एक थॉमसन करके आए थे, उन्होंने भी परमाणु का स्वरूप बताया होगा, लेकिन इनके जो स्वरूप है थॉमसन के, इनको अस्वीकार किया किसने? रदरफोर्ड ने, और अपने प्रयोग के निरीक्षण के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहा जाता है। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या कहा था ये देखते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु जो है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में, ये मान के चलिए एक परमाणु है, तो अभी आपको बताया कि परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या होता है आपका, एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और इस पर धनावेश होता है, और विभिन्न कक्षाओं में चक्कर कौन लगाता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो इन्होंने यही बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है इसका केंद्र, प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। फिर इन्होंने कहा, केवल इन्होंने बताया कि प्रोटॉन का, ठीक है। फिर कहा कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग इन्होंने कह दिया कि जो है वो खाली है, परमाणु गोलीय होता है, परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में छोटा होता है। फिर इन्होंने कहा कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या के लिए कि परमाणु स्थायी है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु स्थायी है, इसकी व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि परमाणु सौरमंडल की तरह है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ठीक उसी तरह परिक्रमा करते हैं जिस तरह से हमारे विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु या जितने भी सौरमंडलीय पिंड होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इन्होंने उसी तरीके से बताया कि इलेक्ट्रॉन भी उसी तरीके से नाभिक की परिक्रमा कर रहा है। इस वृत्ताकार पथों को कक्षाएं ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कक्षाएं भी पढ़ेंगे कि क्या होती हैं कक्षाएं। ऐसा होने से नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच चक्कर लगाता है तो इनके बीच में क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। मतलब स्थिरता के लिए, जिस तरह से हमारा सौर मंडल और ग्रहों के मध्य में जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उसी तरह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कार्यरत बल है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन जब जिस वेग से चलता है उससे उत्पन्न केंद्र अभिसारी बल, मतलब केंद्र की ओर खींचने वाला बल, ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षाओं में अनवरत गतिशील रहते हुए परमाणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सतत तरीके से, भले ही धीरे धीरे अपने नाभिक की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अनवरत यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को इन्होंने परमाणु का स्थायित्व कहा। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने नेक्स्ट क्या कहा कि रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के उपर्युक्त स्वरूप को रदरफोर्ड का परमाणु स्वरूप इन्होंने कहा। तो याद रखेंगे कि इन्होंने क्या चीज़ें आपके परमाणु सिद्धांत में बताई हैं, ठीक है, मतलब नाभिकीय सिद्धांत में बताई हैं। अब देखते हैं रदरफोर्ड ने जो परमाणु सिद्धांत दिया इसमें कुछ दोष भी रहे होंगे। तो इनके नाभिकीय सिद्धांत में दोष क्या रहे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह स्पष्ट नहीं करता था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो निश्चित कक्षाओं में लगा रहे हैं या इधर उधर, ये इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। तो एक तो ये दोष माना गया। फिर परमाणु के इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि थी इसके स्थायित्व से संबंधित, मतलब ये इस पर बिल्कुल एग्जैक्ट बता नहीं पाए थे कि इसमें स्थायित्व है या नहीं है। तो ये दो दोष याद रखेंगे। इसके बाद ये दो हमने पढ़ लिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और आपके रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत या प्रकीर्णन सिद्धांत। अब देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। आपने बोर के बारे में पढ़ा होगा, सारी आवर्त सारणी इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमने पढ़ा है कि जो आपका मैजिक नंबर होता है 2,
2, 2 के बाद 8, 8, 18, 18, 36 करके इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं। या किसी भी जो आवर्त सारणी होती है तो पहले आवर्त में आपके 2 तत्व होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे। तो यही बताया था बोर का परमाणु मॉडल क्या था। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा मॉडल आया, तो नील्स बोर का मॉडल आया, ये भी याद रखेंगे। तो इन्होंने सन 1913 में प्लांट के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो पूछ सकते हैं बोर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है, तो प्लांट के क्वांटम सिद्धांत पर। इन्होंने क्या कहा था, इनकी परिकल्पना देखिए। इन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं हैं। इन्होंने एग्जैक्ट बताया कि जो परमाणु है उसके नाभिक में पहले इन्होंने कह दिया N कक्षा आएगी, फिर कह दिया P कक्षा आएगी, इस तरीके से। तो इन्होंने बता दिया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या है, स्थायी ऊर्जा की अवस्थाएं हैं और ये वृत्ताकार हैं। इन्हें क्या कहा, इन्होंने कक्षा या ऑर्बिट कहा। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही कि जो ये निश्चित कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि अनिश्चित कक्षाओं में नहीं करते, बल्कि जो चुनी हुई कक्षाएं उनमें परिभ्रमण करते हैं। तो इन्होंने आपके रदरफोर्ड की जो कमी थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे या अनिश्चित, लेकिन इन्होंने उनकी कमी को दूर कर दिया और इन्होंने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अनिश्चित कक्षा में नहीं बल्कि निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। फिर इन्होंने नेक्स्ट बात क्या कही कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, मतलब इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, जितनी ऊर्जा पहले से नियत है उतनी ही लगेगी। ठीक है, निश्चित कक्षाओं में ये होता है। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में कूदता है या जाता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं और ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। तो इन्होंने बात स्पष्ट कर दी कि यदि नियत कक्षा में निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, लेकिन जब कुछ अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के दूसरी कक्षा में जाते हैं तो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, तो ये विद्युत चुंबकीय किरणें इससे निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो आपको सबकी बातें याद रखनी है कि डाल्टन ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, नील्स बोर ने क्या बताया। ठीक है, यही पढ़ना होता है आपके परमाणु के बारे में। अब हम देख लेते हैं परमाणु संख्या और परमाणु भार क्या कहलाता है या द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, क्योंकि ये निकालने के लिए आ जाता है। जैसे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन बने थे। आपसे कह देगा सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, या फिर कह देगा प्रोटॉन की संख्या बताइए या न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो जब आप ये सारी चीज़ें निकालेंगे तो इससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, 118 तत्व हैं, मान के चलिए पूरे कितने हैं वर्तमान की आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। तो प्रत्येक तत्व का एक तो परमाणु क्रमांक होगा और एक होगी उनकी परमाणु द्रव्यमान, या क्रमांक को ही संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम शुरुआत के 30 आपको परमाणु संख्याएं याद रखनी है 30 तत्वों की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, मरकरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं इनके भी परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। फिर परमाणु द्रव्यमान, ये हम आपको निकालना बताएंगे कम से कम 30 तत्वों के, कि आप शुरू के 30 तत्वों के कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि परमाणु क्रमांक या संख्या क्या कहलाती है। एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं, तो दिया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की कुल संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। क्या आप इतनी परिभाषा रट सकते हैं? तो आपको रटना कुछ नहीं है, आपको बस याद रखना है कि प्रत्येक तत्व का जो है वो किससे बना है, परमाणु से। और अभी अभी हमने पढ़ा कि परमाणु में क्या होता है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो अभी आपको बताया कि जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि परमाणु संख्या किसे कहेंगे, तो इन्होंने कहा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। इन्होंने कहा कि जो नाभिक में प्रोटॉन हैं, इन्होंने पहले तो क्या कहा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या, इकाई धन आवेश, और उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा। और जो परमाणु संख्या है इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, और जो
किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण माना जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि जो आपका हाइड्रोजन है इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। जैसे कह दिया हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। कह दिया लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। तो देख लेते हैं कि परमाणु संख्या होती क्या है। आप परिभाषा समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि बस आपको ये याद रखना है कि आपकी जो परमाणु संख्या है उसे Z से डिनोट करते हैं। और Z जो होता है नाभिक में इकाई धनावेश की कुल संख्या, P नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, E कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं। अब इसे निकालते कैसे हैं? तो Z बराबर P बराबर E, मतलब आपकी जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जितनी होगी किसी तत्व की उतनी ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है और उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब एक एग्जाम्पल आपको दें, मान के चलिए हमने लिया Na किसका संकेत है? आपके सोडियम का। अब इसकी जो परमाणु संख्या है आपको पता होनी चाहिए। इसकी परमाणु संख्या होती है 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान डबल कर देते हैं 23। मतलब इसको निकालना बताएंगे कि जो आपके समतत्व होते हैं, जो विषम तत्व होते हैं शुरुआत के 20, उनके बारे में क्या रूल होता है। तो रटने से अच्छा है थोड़ा सा यदि आप समझ लें तो सारी चीज़ें आसानी से कर लेंगे। तो जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। अब ये विषम संख्या होती है तो 11 का डबल करके और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, और सम संख्या होती है तो केवल डबल लिखा जाता है। तो ये विषम है, मतलब 11 का दूना 22 और 1 23, ये परमाणु द्रव्यमान निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि परमाणु द्रव्यमान में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है सोडियम का और द्रव्यमान है 23। तो यहाँ हमें निकालना क्या है? परमाणु क्रमांक निकालना है। तो कह दिया कि परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का 11 है। पूछ लेगा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो अभी आपको बताया जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो सोडियम के जो परमाणु क्रमांक है 11 है तो इसका जो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी 11 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा आपसे कि न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। कि जैसे कह दिया सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने से पहले आप समझिए द्रव्यमान संख्या, क्योंकि न्यूट्रॉन यहाँ से निकालने सीखेंगे हम। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को परमाणु की द्रव्यमान संख्या। अभी हमने पढ़ा था कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इन्हीं के योगफल को, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योगफल को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो यही यहाँ पर कहा है। अब इसको जो द्रव्यमान संख्या है A से डिनोट करते हैं और N+P ये होती है। तो अब हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पूछा था न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो अभी सूत्र पढ़ लिया हमने, N+P होता है। तो यहाँ पर जो आपका सोडियम है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है या परमाणु जो भार है वो कितना होता है? तो वो होता है 23। अभी हमने यहाँ पर लिखा था 11 Na 23, तो ये 23 हो गया। ठीक है, बराबर में आपके न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकाल ली है और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हमें दी गई है। तो ये 11 है, न्यूट्रॉन की निकाल ली है। तो न्यूट्रॉन को आगे ले आएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 23 होगा। ठीक है, 23 - 11 कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आ जाती है 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कह दिया सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें 11 ही होगी, प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यदि निकाल ली है तो परमाणु भार का सहारा लिया जाता है और A बराबर होता है आपका नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ द्रव्यमान कितना होता है हमारे सोडियम का? 23। न्यूट्रॉन की संख्या निकाल ली है और प्रोटॉन कितना दिया है? 11 दिया है। तो इसका हम पक्षांतरण वगैरह जो करते हैं तो ये हो जाएगा 23 - 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 निकल करके आ जाएगी। ये तो सोडियम का हुआ। इसी तरीके से यदि हम कार्बन का कह दें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो गया। ठीक है, या इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 हो गया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन भी आपके 6 होंगे, प्रोटॉन भी आपके 6 होंगे। और यदि कह दिया न्यूट्रॉन बताइए तो न्यूट्रॉन में वही रूल फॉलो होगा, 12 बराबर N+
प्लस यहाँ पर 6 आपके क्या हैं, यहाँ पर आपके प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पर 12 में से 6 घटा देंगे तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या ही कितनी निकल करके आती है आपकी, तो वो कितनी आई अभी 12 निकल करके आती है। ठीक है, अन्य तत्व दे देंगे, जैसे कह दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन होगा इसका जो परमाणु भार है वो भी 1 होता है, तो 1 ही निकल करके आता है लगभग में। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके लिए बताएंगे इलेक्ट्रॉन कोष कैसे भरे जाते हैं। आप बाहु का नियम थोड़ा सा हम देख लेंगे। इसके बाद आपके जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, और परमाणु के बारे में। ठीक है, तो कल हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हमारा अणु के बारे में। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अणु और परमाणु आप सारी चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। फिर हमारा एक टॉपिक और दिया है, उसमें हमें अम्ल क्षार वगैरह पढ़ने हैं, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।